डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आइए इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका से चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। इस वीडियो में चैप्टर का सारांश हम समझेंगे। इस चैप्टर का नाम है मेरे संग की औरतें, और जैसे कि सामने लिखा हुआ ही है, इसकी जो लेखिका हैं वह है मृदुला गर्ग। तो मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया ये एक संस्मरण है। उसके पहले हम इस पाठ के बारे में पढ़ें, उसके पहले हम थोड़ा सा लेखिका के बारे में जान लेते हैं। मृदुला गर्ग जो है, उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की शिक्षा प्राप्त की। 1974 से दिल्ली में रहकर इन्होंने अपना स्वतंत्र लेखन शुरू कर दिया था तो साहित्य लेखन शुरू कर दिया। और जो आपकी पुस्तक में जो ये पाठ दिया गया है, मेरे संग की औरतें, ये एक संस्मरण विधा में लिखा गया साहित्य है। संस्मरण, पहले हम जान लेते हैं कि संस्मरण क्या होता है। बेटा, संस्मरण लेखन की एक विधा होती है जिसमें लेखक अपनी पुरानी यादों को या किन्हीं घटनाओं को याद करके लिखता है। तो मृदुला गर्ग ने भी अपने जीवन की तमाम सारी घटनाओं को और जीवन के अपने उतार चढ़ावों का वर्णन इस संस्मरण के अंतर्गत किया। इस पाठ में स्त्री के प्रगति में जो बाधक रहती हैं परंपराएं, मृदुला गर्ग ने उनका जिक्र किया है। पाठ के प्रारंभ में लेखिका अपनी नानी का जिक्र करती हैं। नानी को वो कहती हैं कि नानी को उन्होंने कभी देखा तो नहीं, परंतु उनके बारे में सुनकर ही वे उनसे बड़ी प्रभावित हुई। लेखिका अपनी नानी के बारे में बताती हैं कि उनकी नानी जो थी वो पर्दा करती थी, अर्थात घूंघट में रहने वाली स्त्री थी। कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उनके पति जो थे, अर्थात लेखिका के जो नाना थे, वे विदेश से पढ़कर आए थे। लेखिका की नानी ने कभी भी किसी पराये आदमी से जीवन भर कभी भी बात नहीं की और घर में ही रहती थी। वे पर्दे में रहने वाली एक परंपरागत स्त्री थी। लेकिन जब उन्होंने स्वयं को मृत्यु के करीब पाया, थोड़ा सा जब उनका समय खराब हुआ और उन्हें लगा कि वे अब जीवित नहीं बचेंगी, तो उनकी एक ही बेटी थी, इकलौती बेटी थी 15 वर्ष की। उसकी शादी की चिंता उन्हें सताने लगी। अब वे उसकी चिंता का एक कारण ये था कि उनके पति जो थे वे साहबों के गुलाम थे। वे साहबों की तरह रहते थे और वे बिल्कुल नहीं चाहती थीं कि उनकी बेटी की शादी किसी साहब के साथ हो या किसी साहब के फर्माबरदार के साथ हो। हालांकि उन्होंने जीवन भर अपने पति का कभी भी विरोध नहीं किया। नानी ने अपने पति का कभी विरोध नहीं किया, लेकिन उनका कभी साथ भी नहीं दिया। वे हमेशा खामोश रहीं और उनके जो स्वतंत्र विचार थे वे सदा उन्होंने अपने भीतर ही रखे। अब जब उन्होंने अपने जीवन के अंत समय को समझा तो उन्होंने अपने पति से कहा कि वे उनके मित्र प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। प्यारेलाल शर्मा जो थे वे एक क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जबकि उनके पति साहबों की तरह रहते थे और अंग्रेजों के गुलाम थे। लेकिन उनके जो मित्र थे प्यारेलाल शर्मा, वे एक क्रांतिकारी थे, इसीलिए उन्होंने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। जब वे प्यारेलाल शर्मा से मिली तो उन्होंने कहा कि वे अपनी बेटी की शादी किसी साहब या उसके फर्माबरदार से कराना नहीं चाहती हैं, बल्कि वे ये चाहती हैं कि उनकी बेटी की शादी आपके ही समान किसी आज़ादी के सिपाही से हो, जिससे कि उनकी बेटी स्वाभिमानी जीवन जी सके और उसे एक स्वाभिमानी जीवन साथी प्राप्त हो सके। प्यारेलाल शर्मा ने उनकी मदद की। आखिरकार वही हुआ कि उनकी बेटी की शादी एक गांधीवादी विचार रखने वाले लड़के से हुई। अब परिवार भी गांधीवादी था, तो इस कारण से लेखिका की माँ को खादी की भारी भरकम साड़ी पहननी होती थी। अपनी माँ के बारे में लेखिका ने लिखा है संस्मरण में कि उनकी माँ जो थी वो दुबले पतले और कमज़ोर शरीर की होने के बावजूद भी बड़े ठोस निर्णय लेने में सक्षम थी, बड़ी समझदार थीं। वे खूबसूरती, नज़ाकत, ईमानदारी और निष्पक्षता से भरपूर थी, लेकिन दुनियादारी से दूर रहती थी। वे
अंग्रेजी साहब की बेटी होने के कारण ससुराल में भी बड़ा मान मिलता था उन्हें। कोई भी काम होता था, हर काम लेखिका की माँ से पूछ कर किया जाता था, उनकी राय जरूर ली जाती थी। अब लेखिका आगे बताती हैं कि उनकी माँ ने कभी भी दूसरी भारतीय माताओं की तरह उन्हें लाड़ दुलार नहीं किया। घर के दूसरे लोग तो उनके लिए हमेशा तत्पर रहते थे, हमेशा उनका लाड़ करते थे, उनका ध्यान रखते थे, लेकिन लेखिका की माँ ने कभी उन्हें इतना लाड़ प्यार नहीं किया, कभी भी उनका ध्यान नहीं रखा। घर के दूसरे लोग तो ध्यान रखते थे, लेकिन जो लेखिका की माँ थी, उन्हें घर का काम करना भी पसंद नहीं था। उन्हें ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जो घरेलू काम काज होते हैं या बच्चों को पालना है या ये सब कुछ भी नहीं करती थी वो। उन्हें क्या था, उनका अधिकतर समय, लेखिका की माँ का अधिकतर समय संगीत सुनने, किताबें पढ़ने आदि में बीत जाता था। पत्र पत्रिकाएं पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था, साहित्य चर्चा करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, संगीत सुनने की भी बड़ी शौकीन थी। फिर भी इतना होने के बाद भी घर में कोई भी उनसे कतराता नहीं था, उन्हें पूरे परिवार का पूरा स्नेह मिलता था। माँ के गुणों के बारे में लेखिका ने बताया है कि वे एकदम निष्पक्ष थी, गोपनीय रखती थी दूसरों की बातों को, एक की सुन ली तो दूसरे से कभी नहीं कहती थी, एक की बात को दूसरे पर उजागर नहीं करती थी। वे एकदम निष्पक्ष थी, दूसरों के लिए विश्वास का पात्र थी। यही कारण था कि घर और बाहर उन्हें पूरा सम्मान मिलता था। आगे संस्मरण में लेखिका ने अपनी दादी के घर के माहौल के बारे में लिखा है कि उनके घर में छोटे से लेकर बड़े तक सभी सदस्यों को अपने ढंग से जीने का अधिकार था। घर का माहौल बहुत अधिक खुला हुआ था, एक दूसरे की प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता था। इतना था कि अगर किसी एक का पत्र आया है तो बिना पूछे उसे दूसरा कोई खोलता भी नहीं था। लेखिका अपनी परदादी के बारे में भी बताती हैं आगे कि वे भी बड़े खुले विचारों की महिला थीं। कह रही हैं कि परंपरा से अलग चलने का, लीक से अलग चलने का उन्हें बड़ा शौक था, बड़ी शौकीन थीं कि वे परंपराओं से अलग चलेंगी। यहाँ तक कि उनकी परंपराओं से, उनकी लीक से अलग चलने की अति तो तब मानी गई कि जब उन्होंने लेखिका की माँ जब गर्भवती हुई तो उन्होंने ये मन्नत मांग ली और सबसे कह दिया कि उनकी लेखिका की माँ की जो है पहली संतान, उनकी पतोहू की पहली संतान बेटी हो, वो ये चाहती हैं। सबको सुना दिया, सबको बता दिया, मंदिर जाकर मन्नत भी मांग ली। जबकि उनके खानदान में पहले से ही बहुत सारी लड़कियां थीं, लेकिन फिर भी वे अपनी बात को ये दर्शाना चाहती थी कि वे सिर्फ कहने में विश्वास नहीं करती हैं, वे उन चीज़ों को व्यवहार में भी लाना चाहती हैं और व्यवहार में दिखाना चाहती हैं। परदादी से जुड़ा एक किस्सा इसमें मृदुला गर्ग ने और लिखा है कि एक बार एक चोर था, वो हवेली में घुस आया, लेकिन उसकी मुलाकात जो थी वो सीधे परदादी से ही हो गई। आहट सुनते ही पहले तो परदादी ने अपने पास बुलाया, फिर कहा कि मुझे पानी पिला दे। अब उसने कहा कि मैं तो चोर हूँ, मैं कैसे पानी पिला सकता हूँ। तो उसने कहा, अरे हाथ धोकर पहले मुझे पानी पिला दे, उसके बाद तू चोरी करना, या कुछ भी जो भी है। तो अब वो चोर सक पका गया। चोर गया, हाथ धोए, लोटे में पानी लेकर आया, परदादी को पानी पीने के लिए दिया। अब परदादी ने जब पानी पिया और पानी पीने के बाद वे चोर से कहती हैं कि देख, अब आज से तू मेरा बेटा हो गया, अब चाहे तू चोरी कर या खेती, तेरी मर्जी। इस प्रकार से परदादी भी बड़ी होशियार थी उन्होंने चोर को भी अपना बेटा बना लिया। इसके आगे लेखिका ने अपनी चारों बहनों का भी परिचय दिया है। कह रही हैं कि सबसे बड़ी बहन थी उनकी मंजुल भगत, जो कि लेखिका थी। इनके लिए ही परदादी ने मन्नत मांगी थी कि बेटी हो। कहती हैं दूसरी मैं स्वयं थी, बाकी 3 और थीं, चित्रा, अचला और रेणु। कह रही हैं आगे उन्होंने लिखा है कि चित्रा ने अपनी शादी अपनी मर्जी के लड़के से की, अचला ने अर्थशास्त्र और पत्रकारिता में शिक्षा ग्रहण की। उनकी बहन रेणु जो थी, उनके बारे में वे बताती हैं कि रेणु बड़ी जिद्दी थी और स्वतंत्र स्वभाव की थी।
अत्यधिक स्वतंत्र स्वभाव था उनका, स्वतंत्र विचार थे उनके और बड़ी जिद्दी स्वभाव की थी। इसके बाद में मृदुला गर्ग ने अपने बारे में लिखा है। मृदुला गर्ग शादी के बाद बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रहने लगीं। वहाँ उन्होंने वहाँ की नाटक कला को बल दिया। इसके बाद में वे कर्नाटक के एक बहुत छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुँच गईं और वहाँ कोई भी स्कूल न होने पर उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने वहाँ स्कूल खोलने का अथक प्रयास किया। लेखिका ने वहाँ के जो कैथोलिक बिशप थे उनसे बात की, उनसे प्रार्थना की कि वे सीमेंट कारखाने से मदद लेकर एक स्कूल खोल दें, पर बिशप किसी तरह तैयार नहीं हुए। तब लेखिका ने स्वयं ही ये बीड़ा उठाया कि मैं स्वयं ही स्कूल खोलूँगी और उन्होंने 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोल लिया, जिसमें वे हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़ सिखाया करती थी। लेखिका के अथक प्रयास से स्कूल को कर्नाटक सरकार ने मान्यता दी। इसके बाद उस स्कूल में पढ़कर जो बच्चे थे वे 3 भाषाओं में पारंगत हो जाते थे और उसके बाद उन्हें अच्छे अच्छे स्कूल्स में एडमिशन मिल जाता था और उसके बाद वे आगे की शिक्षा अपनी जारी रख पाते थे। इसके साथ ही ये चैप्टर फिनिश हो जाता है और इससे हमें पता चलता है कि मृदुला गर्ग ने शिक्षा जगत के लिए, साहित्य जगत के लिए बहुत योगदान दिया और वे समाज के लिए काफ़ी कुछ करना चाहती थी, जो कि उन्होंने किया। इसके साथ ही ये चैप्टर फिनिश होता है। आशा करती हूँ आप सबको इसका सारांश समझ में आया होगा। धन्यवाद।